हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय जो है अम्ल क्षार एवं लवण, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान का परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है और पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पीएच मान, या इसे हम पीएच परिसर के नाम से भी हम जानते हैं। अब आता है कि इसका सबसे पहले पीएच मान बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सर्वप्रथम पीएच मान बताने वाले मतलब सर्वप्रथम पीएच मान बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सोरेनसन। तो इस बात को आपको याद रखेंगे कि पीएच मान बताने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, सोरेनसन था। अब आता है कि पीएच मान का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए हमने बहुत ही आसान रूप से इसका परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से आपको समझना है, परंतु इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला पर यदि आप समझ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पीएच मान का फॉर्मूला होता है, चलिए हम इधर फॉर्मूला लिखते हैं। पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस का धनात्मक लघुगणक। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। देख रहे हैं पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग और कोष्ठ में क्या है, H प्लस का धनात्मक आयन है। अब इसको ही हम ऐसे ही परिभाषा करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे तो ये हाइड्रोजन है और ये इस पे आयन है कि नहीं, धनात्मक आयन है। तो हम यही कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन, और जो भी ये कोष्ठ है ना, कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, सांद्रता को दर्शा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, याद रखेंगे ये माइनस क्या है, ऋण को दर्शा रहा है, और लॉग को हम कहते हैं लघुगणक। ठीक है, तो हम या जो माइनस है इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक, और लॉग को हम क्या कहते हैं, लघुगणक। तो हम यही कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए मेरा मकसद है कि आपको यहीं से याद कराना, न कि आपको रटवाना, और रट कर कुछ भी मतलब याद नहीं किया जाता है। तो आप यहीं से याद कीजिए कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को, ये कोष्ठ को सांद्रण कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। और यही बात हमने परिभाषा में भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच मान कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पीएच मान का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब आता है यहाँ पर कि पीएच मान में एक और आता है कि कैसे हम पता करेंगे। मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, उसका पीएच मान यदि मान लेते हैं 8 है, तो क्या वो अम्ल होगा या क्षार होगा या वो उदासीन होगा, कैसे हम पता करेंगे। तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आता है कि पीएच जो मान होता है उसका मान 1 से लेकर और 14 के बीच में ही होता है। मतलब पीएच मान किसने से, 1 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लिख दे रहा हूँ, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये देखिए हमने एक हमने लाइन लिख दिया है, जो क्या है 1 2 3 इस प्रकार गिनती हमने 14 तक लिखा हुआ है। ये पीएच मान 1 से लेकर और इतने के बीच में ही होता है। अब इसमें आपको याद रखेंगे कि जिसका पीएच मान यदि 7 होगा, जिसका पीएच मान यदि 7 होगा वो कैसा होगा, वो उदासीन होगा।
मतलब उदासीन विलयन होगा। तो यदि कोई भी पदार्थ है उसका पीएच मान यदि 7 है तो समझ जाइएगा कि वो उदासीन विलयन है या उदासीन पदार्थ है। अब आता है कि यदि 7 से ऊपर जो भी जिस पदार्थ का मतलब पीएच मान होगा, मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 6 है या 5 है या 2 है या 1 है, तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी अम्ल होंगे। ठीक है, यदि 7 से ऊपर मतलब 6, 5, 4 ये सभी क्या होंगे, अम्ल होंगे। जिसका पीएच मान यदि 5 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, वो कौन सा पदार्थ है, तो वो अम्लीय पदार्थ है। परंतु यदि 7 से नीचे जैसे 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार किसी भी पदार्थ का पीएच मान आता है तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्षार होंगे या क्षारक होंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अदरवाइज एक और पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, यदि किसी का पीएच मान 6 है और यदि किसी का पीएच मान 5 है तो मैं आपसे पूछूं कि कौन अधिक प्रबल अम्ल है, तो आप क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे ये जिसका पीएच मान 6 होगा वो कम प्रबल होगा, मतलब कम मजबूत अम्ल नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम दुर्बल अम्ल होगा, बहुत कमजोर अम्ल होगा। परंतु उससे अधिक थोड़ा सा मजबूत होगा 5 वाला, उससे भी अधिक मजबूत 4 वाला जिसका पीएच मान होगा। अब इससे भी पीएच मान जिसका 3 होगा वो अधिक मजबूत होगा, इससे भी अधिक मजबूत, मतलब अम्लीयता का बढ़ते हुए क्रम में है, जो प्रबल अम्ल का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे जो अम्लों का क्या होगा, मतलब प्रबल अम्ल होते जाएंगे। प्रबल मतलब मजबूत अम्ल। जैसे कि 6 है तो उसका पीएच मान थोड़ा सा 6 है ना, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा। परंतु 5 हो गया तो थोड़ा सा इससे मजबूत हो जाएगा, और 4 हो गया तो और भी मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार नीचे भी आप जाते जाएंगे तो जिसका 8 है वो क्या है, दुर्बल है, 9 है वो थोड़ा मजबूत, फिर से 10 आ गया तो वो और भी मजबूत, 11 वो और भी मजबूत हो जाएगा, क्षार। तो इस प्रकार आप अच्छे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने समझाया, या आपको इतना तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि 1 से 6 के बीच में जो होगा वो अम्ल होगा, और 8 से 14 के बीच में होगा वो क्षार होगा, और जिसका पीएच मान 7 वो उदासीन होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। ये सब कुछ हमने लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे, उसके बाद आप इसको नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आता है कि जो पीएच मान का महत्व होता है वो हमारे पाचन में होता है। मतलब जो हमारा स्टमक होता है, जो पेट होता है, उसमें जो भोजन हम खाते हैं उसके पचाने में भी पीएच मान का महत्व होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि भोजन को गलाने व रोगाणुओं को नष्ट करने में जो ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, तो उसको नष्ट करने में भी पीएच मान का महत्व होता है। इसलिए हमने लिखा है पाचन में पीएच मान का कार्य। तो पीएच मान क्या करता है, जो भोजन को गला देगा और जो रोगाणु होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं शरीर के लिए, उसको भी नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। ये पहला इसका क्या हो गया, महत्व हो गया। दूसरा आता है दंत क्षय में। दंत क्षय मतलब समझ रहे हैं, दांतों को टूटने में या दांतों को गिरने में भी किसका, पीएच मान का महत्व होता है। अब वो कैसे होता है, तो जो पीएच मान होता है वो हमारे जो दांत के एनेमिल होते हैं, जिसके द्वारा मतलब हम कह सकते हैं दांतों का जो सुरक्षा कवच होता है उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट हो जाता है, इसी कारण दांत गिर जाते हैं। समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, समझिएगा। दांत क्षय में, तो इसका मतलब हमने लिखा है दांतों में फंसे हुए भोजन। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे दांतों में कुछ भोजन फंस जाते हैं। अब वो जब भोजन फंस जाएंगे तो जो जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो उसको सड़ाएंगे। तो इसलिए हमने लिखा है जीवाणुओं द्वारा सड़ते हैं। जब जीवाणु को उसको सड़ा देंगे, उसके बाद वो जब सड़ जाएगा तो वो अम्ल बन जाएगा। और जिसका पीएच मान 4 से कम होता है, जिसका 4 से क्या होता है, अधिक होता है, पीएच मान 4 से अधिक होता है,
अब जैसे ही 4 से अधिक होता है तो ये दांतों के एनेमिल जो होते हैं, इनेमिल, उसको नष्ट कर देता है। और जो इनेमिल होता है ना, वो दांतों का सुरक्षा कवच होता है, जिसके द्वारा ही क्या होता है, दांत सुरक्षित रहते हैं, वो गिरते नहीं है। परंतु जब इनेमिल नष्ट हो गया, जब उसका सुरक्षा कवच ही हट गया, तो वो कैसे सुरक्षित रह पाएगा। इसी के कारण वो क्या होते हैं, दांत टूटने लगते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि दंत क्षय में भी पीएच मान का महत्व है। तीसरा आता है हमारे शरीर में। अब हमारे शरीर में पीएच मान का क्या महत्व है, तो हमारा शरीर का पीएच मान जो होना चाहिए वो 7 से लेकर 7.8 पीएच मान पर हमारा जो शरीर होता है वो अच्छा कार्य करता है, स्वस्थ रहता है। तो यही याद रखेंगे, 7 से लेकर 7.8 पीएच मान पर हमारा शरीर अच्छा कार्य करता है। तो पीएच मान का ये भी महत्व है। अगला आता है अच्छी उपज में। अब अच्छी खेतों से अच्छी उपज हो, अच्छा फसल हमें मिले, उसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, तो खेतों का पीएच मान 7 होना चाहिए, मतलब उदासीन होना चाहिए। इसलिए लिखा गया है मिट्टी का पीएच मान कितना, 7 होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि पीएच मान का जो यहाँ पर दैनिक जीवन में महत्व है वो हमने अच्छे से आपको बता दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो वास्तव में कैसा लगा। और यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी चैप्टर वाइज सभी पार्ट को आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सभी चैप्टर का पढ़ाई करा दिया गया है पहले ही, तो आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।